नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र FYJC मतलब फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज या कहिए कक्षा 11 की 2025 की एडमिशन प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आधिकारिक जानकारी है, वो सब हम लेकर आए हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 26 जून को पहली अलॉटमेंट लिस्ट वो आ गई है। तो कोशिश यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लाखों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, तो देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या अहम है। हाँ, तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है, ये महाराष्ट्र का स्कूल शिक्षा और खेल विभाग देखता है। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, कैप जिसे कहते हैं। जी, और ये मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती जैसे 8 बड़े क्षेत्रों को कवर करती है। अच्छा, 8 क्षेत्र, पर कोंकण डिवीजन इसमें नहीं है ना? नहीं, कोंकण डिवीजन इस सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ओके, और इसके लिए योग्य कौन है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत सीधी है। छात्र 10वीं पास होना चाहिए, SSC या उसके बराबर की कोई परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और अंग्रेजी एक विषय के तौर पर जरूर पढ़ा होना चाहिए। अंग्रेजी जरूरी है। अच्छा, ये प्रक्रिया कितनी बड़ी है, मतलब स्केल क्या है इसका? ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है। देखिए, इन 8 क्षेत्रों में करीब 9,281 जूनियर कॉलेज हैं। 9,000 से ज्यादा कॉलेज? हाँ, और उनमें सीटें हैं 20,43,000 से भी ज्यादा। 20 लाख? जी, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इसमें से साइंस के लिए करीब 8.5 लाख, कॉमर्स के लिए 5.25 लाख और आर्ट्स के लिए 6.5 लाख के आसपास सीटें हैं। तो विकल्प बहुत है। वाकई 20 लाख सीटें, लेकिन आवेदन कितने आए थे इस साल, कुछ अंदाजा है? हाँ, इस साल जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो करीब 10,85,000 छात्रों ने किए हैं। अच्छा, तो मतलब सीटें आवेदकों से लगभग दोगुनी हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि सीटें काफी हैं, लेकिन फिर भी अपना पसंदीदा कॉलेज और स्ट्रीम मिलना वो तो मेरिट और प्रेफरेंस पर ही निर्भर करेगा। सही कहा। अच्छा, अब आवेदन प्रक्रिया तो आपने बताया ऑनलाइन है, वो पोर्टल कौन सा है? हाँ, पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल है mahafezkadmissions.in। इसी पर छात्रों को रजिस्टर करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है, कॉलेज और स्ट्रीम की पसंद बतानी होती है, और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं। और इसकी कोई फीस वगैरह? हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस है, बहुत ज्यादा नहीं, क्षेत्र के हिसाब से करीब 100 से 125 रुपए के बीच। अच्छा, और इस साल ये कब हुआ था रजिस्ट्रेशन? इस साल ये 26 मई से 3 जून तक खुला था। पर इसमें एक बात हुई थी शुरू में। हाँ, क्या हुआ था? वो 21 मई को जब पोर्टल शुरू हुआ था तो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थीं। पोर्टल क्रैश हो गया था शायद। ओहो। हाँ, तो उसे ठीक करने के बाद फिर 26 मई से प्रक्रिया दोबारा ठीक से शुरू हुई। तो वो शुरुआती गड़बड़ी से थोड़ी चिंता तो हुई होगी छात्रों और पेरेंट्स में। हाँ, स्वाभाविक है। खैर, अब बात करते हैं कोटा सिस्टम की। वो भी तो है इसमें। हाँ, कोटा। कौन कौन से कोटे होते हैं इसमें? देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह के कोटे हैं। एक तो इन हाउस कोटा है जो 10% होता है, फिर मैनेजमेंट कोटा है 5%, और अल्पसंख्यक कोटा भी होता है कॉलेजेस के हिसाब से। ओके, इन हाउस, मैनेजमेंट और माइनॉरिटी। जी, और इस बार ना इन हाउस कोटे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अच्छा, क्या बदलाव है? पहले क्या होता था कि इन हाउस कोटा सिर्फ उसी स्कूल कैंपस के छात्रों को मिलता था जो उसी कैंपस में पढ़ रहे हैं। हाँ। पर अब नियम यह है कि अगर कोई एक एजुकेशनल ट्रस्ट है और उसके एक ही जिले में कई स्कूल चलते हैं, तो उस ट्रस्ट के किसी भी स्कूल का छात्र उसी ट्रस्ट के जूनियर कॉलेज में इन हाउस कोटे के तहत अप्लाई कर सकता है। ओह, तो मतलब दायरा बढ़ गया है इन हाउस कोटे का। हाँ बिल्कुल, अब ये सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं रहा। अगर ट्रस्ट एक ही है और जिला एक ही है तो शायद इसका मकसद ये है कि एक ही मैनेजमेंट के तहत पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता मिले। ये तो काफी अहम जानकारी है। चलिए बातें हैं सबसे ताजा अपडेट पर, मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट। जी, तो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 6 जून को आई थी। छात्रों को मौका दिया गया था कि अगर कोई आपत्ति है तो 6-7 जून तक बता दें। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 11 जून को जारी कर दी गई थी। ओके, 11 जून को फाइनल लिस्ट। और आज यानी 26 जून शाम 5 बजे पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। आ गई है लिस्ट? हाँ। तो छात्र कैसे देख सकते हैं? उन्हें उसी पोर्टल mahafezkadmissions.in पर अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। वहां उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। अच्छा, और SMS वगैरह भी आएगा? हाँ, उन्हें SMS से भी सूचना मिलनी चाहिए, ऐसा बताया गया है।
ठीक है, तो जिन छात्रों को आज सीट मिल गई है उन्हें अब क्या करना है, ये बहुत जरूरी जानना। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात, जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है उन्हें 3 जुलाई 2025 तक जो भी कॉलेज मिला है वहां जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। 3 जुलाई यानी करीब एक हफ्ता है उनके पास। हाँ, अगर वो इस तारीख तक एडमिशन पक्का नहीं करते हैं तो वो आवंटित सीट कैंसिल हो जाएगी, वो चली जाएगी उनके हाथ से। और अगर कोई छात्र है जिसे सीट तो मिली है पर वो उससे खुश नहीं है, मतलब उसे वो कॉलेज या स्ट्रीम नहीं चाहिए, तो उनके पास विकल्प है कि वो इस सीट को छोड़कर अगले राउंड का इंतजार करें। अगला राउंड वो कब होगा? उम्मीद है कि दूसरी मेरिट लिस्ट 7 जुलाई के आसपास आएगी, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। क्या? कि पहले राउंड के बाद अब कोई नया छात्र रजिस्टर नहीं कर सकता और ना ही जिन छात्रों ने पहले फॉर्म भरा है वो उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, जैसे अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस बदलना। ओह, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब अब कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फॉर्म एडिटिंग नहीं, जो है उसी पर फैसला लेना होगा। जी हाँ, या तो मिली हुई सीट लें 3 जुलाई तक या फिर उसे छोड़कर अगले राउंड की लिस्ट का इंतजार करें, इसी उम्मीद में कि शायद बेहतर विकल्प मिल जाए। ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र FYJC एडमिशन 2025 एक काफी बड़ी मुनज़्ज़म ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें कई चरण हैं, कई महत्वपूर्ण तारीखें हैं। हाँ, और आज जब पहली लिस्ट आ गई है तो छात्रों के लिए तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि छात्रों और उनके पेरेंट्स लगातार आधिकारिक वेबसाइट mahafijcadmissions.in चेक करते रहें, और अगर उन्होंने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है तो उस पर भी नजर बनाए रखें। सही जानकारी और सही समय पर एक्शन। हाँ, वही इस पूरी प्रक्रिया में सफलता की कुंजी है। कोई भी जरूरी तारीख चूकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अंत में एक विचार मन में आ रहा है। ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर काम को कुशल बनाती है, शायद पारदर्शिता भी लाती है। लेकिन क्या ये हमेशा हर एक छात्र की जो वैयक्तिक जरूरतें होती हैं या उनकी खास पसंद होती है या उनकी कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, क्या ये सिस्टम उन सबका ध्यान रख पाता है प्रभावी ढंग से? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये जो मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन है और जो तकनीक का इस्तेमाल है, ये व्यक्तिगत पसंद और अवसरों को किस तरह से आकार देते हैं। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल। फिलहाल आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे छात्रों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।